इस कहानी की शुरुआत होती है एंजो नाम के एक आदमी से, जो कि पेशे से एक पेंटर है और अपने खाली समय में बच्चों को कराटे की ट्यूशन देता है। अब एक रात जब एंजो अपने काम से घर लौट रहा था, तब उसने बस स्टॉप पर खड़े होकर एक सिगरेट जलाई, लेकिन अगले ही पल एक गाड़ी वाले ने उसके ऊपर पानी उछालकर उसकी सिगरेट बुझा दी। अब गुस्से में आकर एंजो ने उस सिगरेट को फेंक दिया और सड़क किनारे खड़े होकर उसे घूरने लगा। अब यहाँ वो सिगरेट पानी में बहती हुई सीधा एक सीवर में जा गिरी और ये सीवर बैंक ऑफ रियो के ठीक सामने मौजूद था। अब एंजो उस सीवर का पीछा करते हुए एक बड़े से ब्रिज तक पहुंचा, जहां से सीवर का सारा पानी बाहर निकल रहा था। इसके बाद वो ब्रिज के नीचे मौजूद उस गटर के पाइप में गया और आसपास की चीजों का मुआयना करने लगा। इस दौरान उसके दिमाग में उस बैंक को लूटने का एक ख्याल आया। अब अगली सुबह वो अपने एक फ्रेंड सेबेस्टियन से मिलने पहुंचा और उसे अपने प्लान के बारे में बताया। अब सेबेस्टियन को भी पैसों की काफी ज्यादा जरूरत थी, इसलिए वो भी इस प्लान में शामिल हो गया। इन्हें ढेर सारे महंगे इक्विपमेंट और हथियारों की जरूरत थी, पर फिलहाल इन दोनों के जेब में एक फूटी कौड़ी तक नहीं थी। अब पैसों का इंतजाम करने के लिए एंजो डिवाउजो नाम के एक आदमी से मिलने पहुंचा, जो कि उसका एक पुराना दोस्त है। हालांकि डिवाउजो के पास भी इतने पैसे नहीं थे कि वो इस चोरी को फंड कर सके, इसलिए उसने एंजो को मारियो नाम के एक आदमी का पता बताया। दरअसल मारियो भी एक चोर है और आए दिन छोटी मोटी चोरियां करता रहता है। अब अगली सुबह एंजो मारियो से मिलने पहुंचा और उसे अपना पूरा प्लान बताया। यहाँ उसने मारियो से बोला कि अगर हम इस चोरी में कामयाब हो गए तो तुम्हें जिंदगी भर चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब एंजो का प्लान सुनकर मारियो पहले तो थोड़ा कंफ्यूज हुआ, पर फिलहाल फिर भी वो इस मिशन में शामिल होने के लिए मानी गया। अब उस रात ये दोनों उस सीवर के पास पहुंचे और यहाँ एंजो ने एक मेजरमेंट टेप को उस सीवर के अंदर डाल दिया। इसके बाद ये दोनों उस पाइप के अंदर गए और उस टेप के सहारे इस पाइप की गहराई को मेजर किया। अब थोड़ी कैलकुलेशन के बाद एंजो मारियो से कहता है कि हम करोड़पति बनने से केवल 18 मीटर दूर हैं। हालांकि मारियो को इस बात की ज्यादा फिक्र थी कि अगर चोरी वाले दिन बारिश हो गई और इस पाइप में पानी का लेवल बढ़ गया तो उनका प्लान फेल हो जाएगा। इस पर एंजो उससे बोला कि हम ये चोरी तब करेंगे जब मौसम बिल्कुल साफ होगा। अब यहाँ मारियो ने भी उसकी बात मान ली और फिर ये लोग इस चोरी की प्लानिंग में लग गए। अब इस दौरान इन्हें ये बात भी पता लगी कि उस बैंक के अंदर मोशन सेंसर लगे हैं। अगर रात के दौरान किसी ने भी बैंक के अंदर घुसने की कोशिश की तो बैंक का अलार्म सिस्टम ट्रिगर हो जाएगा। अब यहाँ एंजो ने सभी को बताया कि मोशन सेंसर हमारी हलचल को नहीं बल्कि हमारी बॉडी की गर्मी को ट्रैक करता है। इसके बाद एंजो ने स्लीपिंग बैग की मदद से एक खास किस्म का सूट बनाया ताकि वो अपनी बॉडी की गर्मी को छुपा सके। अब अगले दिन एंजो उस बैंक में गया और अंदर मौजूद हर एक डिपार्टमेंट की फोटो लेने लगा ताकि वो बैंक के लेआउट को समझकर एक ब्लूप्रिंट तैयार कर सके। लेकिन इसी बीच बैंक के एक सिक्योरिटी गार्ड ने एंजो को फोटो लेते हुए पकड़ लिया और उसे अपने साथ बैंक के बेसमेंट में ले गए। अब असल में ये एक एंजो की चाल थी ताकि वो बैंक के बेसमेंट तक पहुंच सके और वहाँ मौजूद लॉकर्स को करीब से देख सके। अब यहाँ गार्ड्स ने एंजो के कैमरे को चेक किया, पर उन्हें इस कैमरे से कुछ नहीं मिला क्योंकि एंजो ने पहले ही कैमरे में लगा हुआ एसडी कार्ड निकाल दिया था। अब क्योंकि गार्ड्स को एंजो के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले, इसलिए उन्होंने इसे जाने दिया। इसके बाद एंजो अपने साथियों के पास गया और उन्हें इस बैंक का ब्लूप्रिंट दिखाया जो कि उसने उन फोटो को देखकर बनाया था। अब यहाँ एंजो ने सभी को बताया कि वो बेसमेंट से होते हुए बैंक के अंदर जाएंगे क्योंकि बैंक के सभी लॉकर्स बेसमेंट में मौजूद हैं। अब ब्लूप्रिंट मिलने के बाद इन्होंने एक साइकिल की मदद से बैंक और सीवर के बीच की दूरी का पता लगाया। इन्होंने साइकिल के टायर पर एक निशान लगाया और उसे सीवर से चलाकर बैंक तक ले गए और इस दौरान साइकिल का टायर कितनी बार घुमा उसे काउंट करके इसकी दूरी का पता लगाया। अब अगले दिन एंजो ने कुछ कैलकुलेशन करके उस एंगल का पता लगाया जिस एंगल पर खुदाई करने से वो सीधा बैंक के अंदर पहुंच जाएंगे। अब इसी बीच एंजो ने मारियो को बताया कि जिन पैसों को वो चुराने वाले हैं बैंक के पास उन पैसों का इंश्योरेंस मौजूद है। अब इसका मतलब ये था कि चोरी के दौरान आम लोगों के पैसों को कोई नुकसान नहीं होगा। अब उस रात ये सभी लोग उस सीवर के नीचे गए और उस पाइपलाइन में एक सुरंग खोदने लगे और इसी के साथ ही इन्होंने अल्बर्टो नाम के एक आदमी को भी अपनी प्लान में शामिल किया जो कि चोरी के बाद भागने में इनकी मदद करेगा। हालांकि इतनी प्लानिंग के बाद भी इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ये लोग बैंक के अंदर मौजूद उन सभी लॉकर्स को कैसे खोलेंगे। दरअसल बैंक में कुल 400 लॉकर्स थे और अगर इन्हें एक लॉकर खोलने में 1 मिनट लगता है तो उन सभी लॉकर्स को खोलने में इन्हें कुल 6 घंटे लग जाएंगे। अब अगले दिन मारियो उस बैंक की एक दूसरी ब्रांच में गया और वहां अपने नाम से एक लॉकर ले लिया। अब इस लॉकर को खोलते वक्त उसने इसके मैकेनिज्म को बड़े ही ध्यान से समझा और अगले दिन मारियो और उसके सभी साथियों ने मिलकर एक वैन चुराई जिसका इस्तेमाल वो चोरी से भागने में करने वाले थे। इसके बाद ये सभी लोग अल्बर्टो के घर पहुंचे और बाहर खड़े होकर उसका इंतजार करने लगे, लेकिन तभी यहाँ पर पुलिस की एक टीम आ गई
और इन सभी से पूछताछ करने लगी क्योंकि इन्होंने ये वैन सड़क के बीचों बीच खड़ी कर रखी थी। अब इससे पहले कि पुलिस को इन पर शक होता, अल्बर्टो और उसकी वाइफ घर से बाहर आ गए और पुलिस वालों को बताया कि ये लोग हमारे गेस्ट हैं और हमारा ही इंतजार कर रहे थे। अब उस रात ये लोग दोबारा से उस सीवर में गए और उस सुरंग को आगे खोदने लगे, लेकिन कुछ घंटों की खुदाई के बाद ही इनकी ड्रिल मशीन टूट गई और काम बिल्कुल ठप पड़ गया। अब ये देखकर मारियो काफी नाराज हुआ और इन सभी से कहा कि मैंने पहले ही इस काम पर अपनी सारी सेविंग लगा दी है और अब मैं इसमें और पैसे नहीं लगा सकता। इतना कहकर मारियो वहाँ से चला गया। अब एक रात जब एंजो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था, तब बातों ही बातों में उसके दिमाग में एक आइडिया आया और अगली सुबह वो मारियो से मिलने उसके घर पहुंचा और उसे अपना पूरा प्लान बताया। यहाँ एंजो बताता है कि हम उस बैंक को रात में नहीं बल्कि दिन के उजाले में लूटेंगे। दरअसल एंजो का ये प्लान था कि वो मेन गेट से होते हुए दिन दहाड़े बैंक के अंदर जाएंगे, जिससे बैंक स्टाफ और पुलिस को लगेगा कि ये एक सिर्फ मामूली चोरी है और जब पुलिस वाले बैंक के बाहर मौजूद इनका इंतजार कर रहे होंगे तब ये सुरंग से होते हुए बैंक से बाहर आ जाएंगे और जब तक पुलिस को उस सुरंग का पता लगेगा तब तक ये बहुत दूर निकल चुके होंगे। अब मारियो को भी एंजो का प्लान काफी पसंद आया और उसने इस पर अमल करने का फैसला किया। अब चोरी वाले दिन इन सभी ने अपने हाथों पर ग्लू लगाया ताकि वो अपने फिंगरप्रिंट छुपा सके। इधर सेबेस्टियन सुरंग खोदने के लिए सीवर में गया, जबकि टीम के बाकी लोग भेस बदलकर बैंक के अंदर घुस गए। अब अंदर आने के बाद इन सभी ने अपने चेहरे पर मास्क लगा लिया और बैंक के अंदर मौजूद सभी कस्टमर को होस्टेज बना लिया। इधर बैंक के सिक्योरिटी गार्ड ने कैमरे की मदद से ये सब कुछ देख लिया और फौरन पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। इधर मारियो कैशियर के पास गया और उसे एक सूटकेस में पैसे भरने को कहा। वहीं दूसरी ओर अल्बर्टो बैंक की पार्किंग लॉट में गया और वहां मौजूद गेट को अंदर से बंद कर दिया। अगले ही कुछ मिनटों में पुलिस बैंक के बाहर आ गई और देखते ही देखते उन्होंने बैंक को चारों तरफ से घेर लिया। अब ये सब देखकर एंजो ने एक होस्टेस को गन पॉइंट पर ले लिया और उसे बैंक के बाहर ले जाकर पुलिस वालों को धमकाने लगा। यहाँ एंजो ने बोला कि अगर किसी ने भी बैंक के अंदर घुसने की कोशिश की तो हम एक एक करके होस्टेस को मार देंगे। अब इधर बैंक के अंदर मारियो ने भी एक होस्टेस को गन पॉइंट पर ले लिया और उस सिक्योरिटी गार्ड को बाहर आने को कहा। अब पहले तो इस गार्ड ने बाहर आने से इनकार कर दिया, पर मारियो के काफी धमकाने के बाद फाइनली वो कमरे से बाहर आ गया। अब यहाँ मारियो ने इस गार्ड से इसकी बंदूक ले ली और उसे बाहर भेजने से पहले उसका फोन भी ले लिया ताकि अगर पुलिस को उससे बात करनी हो तो वो इस फोन पर कांटेक्ट कर सके। अब गार्ड को बाहर भेजने के बाद एंजो ने सभी कैमरास को बंद कर दिया ताकि गलती से भी इनके खिलाफ कोई सबूत ना बचे। वहीं दूसरी ओर एंजो बैंक के बेसमेंट में गया और वहाँ मौजूद एक कैबिनेट को साइड किया। इधर सेबेस्टियन ने अपना काम पूरा कर लिया और उस सुरंग से होते हुए बैंक के बेसमेंट में आ गया। अब अंदर आने के बाद एंजो और सेबेस्टियन बैंक के पार्किंग लॉट में गए और कार की डिग्गी से एक मशीन को बाहर निकाला। इसके बाद ये लोग लॉकर रूम में पहुंचे और इस मशीन को असेंबल करने लगे। दरअसल सेबेस्टियन जो कि एक सिविल इंजीनियर है, उसने एक ऐसी मशीन बनाई थी जो इन लॉकर्स को केवल 7 सेकंड में खोल सकती है। अब टीम के सभी लोगों ने अपनी घड़ी में एक टाइमर लगा लिया और इधर एंजो और सेबेस्टियन इन लॉकर्स को तोड़ने में लग गए। अब इसी बीच मारियो को पता लगा कि पुलिस वाले बैंक की छत तक आ चुके हैं। अब यहाँ मारियो ने फौरन उस पुलिस वाले को फोन किया जो इस मिशन को लीड कर रहा था। अब यहाँ मारियो ने उसे धमकी दी कि अगर उसने अपने लोगों को बिल्डिंग से नीचे नहीं उतारा तो वो अंदर मौजूद सभी होस्टेजों को मार देगा। अब न चाहते हुए भी कैप्टन ने मारियो की बात मान ली, लेकिन फिर भी उसने सामने वाली बिल्डिंग पर अपने 2 स्नाइपर को तैनात कर दिया ताकि मौका मिलते ही वो इन चोरों को शूट कर सके। इसके बाद मारियो ने कैप्टन से बोला कि तुम इस टाउन के मेयर से मेरी बात करवाओ, जिस पर कैप्टन ने उससे बोला कि मेयर को बैंक तक आने में कम से कम 1 घंटा लगेगा। वहीं दूसरी ओर एंजो और सेबेस्टियन अब तक कई लॉकर्स खोल चुके थे जिसमें ढेर सारा पैसा और काफी सारा गोल्ड मौजूद था। बैंक के बाहर पुलिस इन चोरों को पकड़ने की प्लानिंग में लगी हुई थी क्योंकि पुलिस को लग रहा था कि ये सिर्फ एक मामूली चोरी है और अब ये सभी चोर बैंक के अंदर फंस चुके हैं। इसलिए कैप्टन ने मारियो को दोबारा कॉल किया और उसे सरेंडर करने का ऑफर दिया। यहाँ कैप्टन कहता है कि अगर तुम लोगों ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया तो तुम्हें एक सरकारी वकील दे दूंगा जिससे तुम्हारी सजा कम से कम हो जाएगी। हालांकि मारियो ने इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया और सोचने के लिए थोड़ा टाइम मांगा। वहीं दूसरी ओर हम एक बूढ़ी औरत को देखते हैं जिसका आज जन्मदिन है। अब जब मारियो को ये पता लगा तो उसने इस औरत को एक चॉकलेट दी और बर्थडे गिफ्ट के तौर पर उसे बैंक से बाहर भेज दिया। अब थोड़ी देर बाद मेयर बैंक के बाहर आ गया और जब पुलिस वालों ने मारियो की मेयर से बात करवाई तो वो उसे गंदी गंदी गालियां देने लगा। इसके बाद मारियो ने कैप्टन से बोला कि मुझे किसी मिनिस्टर से नहीं बल्कि मुझे मेरे वकील से बात करनी है। अब जब कैप्टन ने मारियो से उसके वकील का नंबर मांगा तो उसने एक होस्टेस का नंबर दे दिया और जब कैप्टन ने उस नंबर पर कॉल किया तो मारियो अपनी आवाज बदलकर उससे बातें करने लगा। दरअसल मारियो ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि उसके साथियों को थोड़ा और टाइम मिल सके। वहीं दूसरी ओर एंजो और बाकी लोग चोरी का सारा माल उस सुरंग में ट्रांसफर करने में लगे हुए थे और इधर मारियो पुलिस और होस्टेस को मैनेज कर रहा था। इसी बीच हम कैप्टन को देखते हैं जो कि मारियो के वकील यानी कि उस होस्टेस के नंबर पर फोन कर रहा था, पर क्योंकि मारियो ने उस फोन को ऑफ कर दिया था इसलिए कैप्टन को उस पर शक होने लगा। तभी कैप्टन की नजर बैंक के बाहर मौजूद उस सीवर पर गई और अब उसे एहसास हुआ कि बैंक से बाहर निकलने का
का एक तीसरा रास्ता भी मौजूद है। इधर बैंक के अंदर चोरों ने लूट का सारा माल एक मोटर बोट के अंदर भर लिया और फिर एंजो ने सभी हथियारों को बैंक के बोल्ट में छोड़ दिया। अब यहाँ ये खुलासा होता है कि असल में ये सारे हथियार नकली हैं, क्योंकि एंजो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। इसके बाद मारियो ने सभी होस्टेस को बैंक के फर्स्ट फ्लोर पर लॉक कर दिया और फिर एंजो के साथ यहाँ से निकलने लगा। इधर होस्टेस को चोरों के यहाँ से जाने का एहसास हुआ तो उन्होंने फटाफट से अपने फोन उठाए और बाहर मौजूद अपनी फैमिली मेंबर्स को कॉल करने लगे। अब जब कैप्टन को पूरी बात समझ आई तो उसने एक टीम को मेन गेट से बैंक के अंदर भेजा और दूसरी टीम को उस सीवर के रास्ते जाने को कहा। वहीं दूसरी ओर हम मारियो को देखते हैं जिसने एंजो के साथ मिलकर खुदाई के सारे सबूतों को मिटा दिया और फटाफट से अपने साथियों के पास पहुंच गए। अब यहाँ ये कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ एंजो और उसके साथी इस चोरी की प्लानिंग कर रहे थे। दरअसल एंजो जानता था कि पुलिस को इस बात का अंदाजा लग जाएगा कि ये सभी लोग सीवर के रास्ते भागने वाले हैं, इसलिए एंजो और उसके साथियों ने इस सीवर में एक छोटा सा डैम भी बना दिया ताकि ये पानी के बहाव को दूसरी तरफ मोड़ सके और अपनी मोटर बोट से उस डायरेक्शन में जा सके। इसके बाद कैप्टन बैंक के बेसमेंट में गया जहां उसे एक सुरंग खुदी हुई दिखाई दी, पर वो इस सुरंग के जरिए इन चोरों का पीछा नहीं कर सकता क्योंकि उन्होंने इस सुरंग के मुंह पर एक बॉम्ब लगा रखा था। हालांकि बहुत जल्दी ही कैप्टन को पता लग गया कि उन चोरों के बाकी हथियारों की तरह ये बॉम्ब भी नकली है। लेकिन अब इन सब का कोई फायदा नहीं था क्योंकि वो सारे चोर अपने एग्जिट पॉइंट तक पहुंच चुके थे। अब यहाँ एंजो और उसके बाकी साथी सीवर से होते हुए बैन में घुसे और फिर सेवेस्टर ने चोरी का सारा माल ऊपर पहुंचाया। इसके बाद सेवेस्टन भी ऊपर आ गया और फिर ये लोग यहाँ से निकल गए। और कुछ इस तरीके से चोरों के एक मामूली ग्रुप ने सरकार और पुलिस को बेवकूफ बनाकर 30 मिलियन लूट लिए। अब चोरी के बाद ये लोग अल्बर्टो के घर पहुंचे और लूट का सारा माल आपस में बराबर बराबर बांट लिया। इसके साथ ही उन्होंने उस बैंड को भी जला दिया जिसे इस चोरी में इस्तेमाल किया गया था। इन सभी सबूतों को मिटाने के बाद ये सभी अपने अपने रास्ते पर निकल गए और लूट के पैसों से एक आराम की और ऐयाश जिंदगी जीने लगे। तो दोस्तों ये मूवी हमारी यहीं पर एंड होती है और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।